हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका एक नए मज़ेदार वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि ये प्रजनन तंत्र का पार्ट 2 है। हालांकि इसका पार्ट 2 नहीं आने वाला था, लेकिन कुछ पार्ट 1 में टेक्निकल इशू के कारण आधी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो प्रजनन तंत्र का ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें एनसीईआरटी के सारे फैक्ट को कवर किया गया है और मोस्टली एग्जाम एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख के अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है कि इससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप पे बन जाएंगे, और अगर इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट पे ही वो बनने वाला है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैंने इसमें आपको सरल से लेके मीडियम से लेके एकदम कठिन लेवल तक के मैंने आपको इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपन का पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है। किसका? कॉर्पस ल्यूटियम। तो पहला ऑप्शन है इसमें एस्ट्रोजन का स्त्राव, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव, और चौथा है FSH का स्त्राव। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा वो कि जो कॉर्पस लुटियम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो कॉर्पस लुटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन होता है इसका क्या करता है, वो स्त्रावण करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासिक धर्म चक्र के किस चरण में गर्भाशय की परत का उत्थान और पुनर्निर्माण होता है। मतलब मासिक धर्म चक्र के आपको पता होंगे इसके 4 चरण होते हैं। तो उसके किस चरण में बोला गया है कि जो गर्भाशय की परत होती है उसका उत्थान और पुनर्निर्माण होता है। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें क्या है, मासिक धर्म चरण। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोलीफेरेटिव चरण। तीसरा है ओव्यूलेटरी चरण, और फोर्थ एंड लास्ट कौन सा है, ल्यूटियल चरण। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, प्रोलीफेरेटिव चरण। तो मतलब जो सेकंड, ये होता है आपका पहला चरण, ये होता है आपका दूसरा चरण, ये होता है आपका तीसरा चरण, ये होता है आपका 4 चरण। अगर आपसे पूछ ले वो एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मासिक धर्म चक्र का चरण नहीं है, तो आपको पता अब चल जाएगा कि कौन सा नहीं है, क्योंकि पहला चरण होता है इसमें मासिक धर्म का चरण, दूसरा होता है प्रोलीफेरेटिव चरण, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी चरण, और लास्ट कौन सा होता है, ल्यूटियल चरण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि उत्थान और पुनर्निर्माण, अगर आपको ये वर्ड मतलब एग्जाम में लिखा दिख जाए तो आपको इसका आंसर क्या लगा के आना है, ऑप्शन बी, प्रोलीफेरेटिव चरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु जनन, क्या बोला है, पुरुषों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। पहला ऑप्शन देखते हैं वृषण कोश, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है वृषण, और चौथा क्या होगा, शुक्र वाहिका। तो आपको क्या इसका आंसर क्या याद रखना है, वृषण। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन सी, वृषण। हाँ, और आपको एक चीज़ और याद इसमें रखना है कि इसमें जो भी ये नाम लिए गए हैं, ये जैसे वृषण कोश हो गया, अधिवृषण हो गया, वृषण हो गया, और शुक्र वाहिका भी हो गया। तो वो ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो नर प्रजनन तंत्र का अंग है या नहीं है। तो आपको इसके नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि पीएससी और अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको इनके जो नाम हैं, आपको इनके नामों को भी क्या करना है, आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में वृषण कोश का मुख्य कार्य क्या है। जो इसमें वृषण कोश होता है मेल बॉडी में, तो इसमें पूछा है कि उसका कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है शुक्राणुओं का उत्पादन, दूसरा है शुक्राणुओं का संग्रहण, तीसरा है
वृषण के तापमान को नियंत्रित रखना। और चौथा क्या है, वीर्य का उत्पादन करना। तो फिर जो ये वृषण कोष होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, ऑप्शन सी, जो वृषणों के तापमान को क्या करना, नियंत्रित रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये देख चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, वृषण। क्या होगा इसका सही आंसर, वृषण। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। स्त्रियों में ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोला इसने, स्त्रियों में जो ग्राफियन फॉलिकल का कार्य क्या होता है? पहला है इसमें अंडाणु का निषेचन, दूसरा है अंडाणु का परिपक्वण, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव, और लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें, गर्भाशय की परत का निर्माण। तो आपको याद होना चाहिए कि जो स्त्रियों में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसका काम क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं उनको क्या करना, मैच्योर करना, परिपक्व करना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी मैम ने योजनाओं की 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें सारी जितनी भी आपको योजनाएं पूछी जानी है उन सारी योजनाओं को मिक्स किया गया है। उसमें MCQs भी हैं और साथ में मैम ने उसका एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है, और 3-4 वीडियो और आने वाली हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए। और दूसरी बात, जो एक्ट है आपके लिए, तो उनकी जितनी भी धाराएं हैं महत्वपूर्ण, उनको सारों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करा दिया गया है, और आगे और भी एक्ट्स की वीडियो आपके लिए डल जाएंगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र के दौरान प्रोलिफेरेटिव फेज, कौन सा फेज बोला इसमें, प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है? मतलब ये कौन से नंबर का फेज है बताइए? ये सेकंड नंबर का फेज है। अपन ने देखा था कि 4 फेज होते हैं, उसमें से कौन से नंबर का फेज है, सेकंड नंबर का फेज है। तो इसमें क्या होता है, अंडोत्स्कर होता है, कि दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय की परत का मोटा होना, मतलब इसमें जो परत होती है वो मोटी होती है, कि गर्भाशय की परत क्या होती है, पतली होती है, कि हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो क्या होता है, जो सेकंड फेज होता है इसमें जो गर्भाशय की परत होती है वो क्या हो जाती है, इसमें मोटी हो जाती है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि गर्भवती से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि मेन उनका जो टारगेट है वो बच्चों पर और गर्भवती स्त्रियों पर उनका टारगेट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव अंडाणु में पीतक की मात्रा कैसी होती है? क्या बोला है, मानव अंडाणु में पीतक की मात्रा कैसी होती है? पहला है अधिक पीतयुक्त, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पीतक युक्त होता है। दूसरा है मध्यम पीतक युक्त, मतलब कम, मतलब मध्यम, मतलब न ज़्यादा न कम होता है। तीसरा है अल्प पीतक युक्त, मतलब बहुत कम होता है। कि चौथा है पीतक रहित, कि इसमें पीतक होता ही नहीं है। तो देखो पीतक होता ही नहीं तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें मात्रा उसने पूछ लिया है कि मात्रा कैसी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्प पीतक युक्त। अगर आपसे पूछ ले कि जो अंडाणुओं में जो पीतक होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, तो अल्प पीतक युक्त उसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। और आपको ये भी याद रखना है कि पीतक किस में पाया जाता है, तो पीतक किस बॉडी में पाया जाता है, तो पीतक पाया जाता है फीमेल की बॉडी में। किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। चलिए अगला देखते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी संरचना बनती है? क्या बोला उसने, जो अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद अंडाशय में कौन सी संरचना बनती है? पहला है ग्राफियन फॉलिकल, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम, तीसरा है प्राइमरी फॉलिकल, और चौथा है सर्टोली कोशिका। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो सर्टोली कोशिका होती हैं ये किस में होती हैं, मेल बॉडी में होती हैं। किस में होती हैं, मेल बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है, जो आपका अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद अंडाशय में कौन सी संरचना बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम की संरचना बनती है। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषों में वश डिफेंस का मुख्य कार्य क्या है? पुरुषों में वश डिफेंस का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है शुक्राणुओं का उत्पादन,
दूसरा है शुक्राणुओं का परिवहन, तीसरा है वीर्य का स्त्राव और चौथा है टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इसमें सारे एक जैसे आपको ऑप्शन समझ में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्राणु का परिवहन। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। इसमें लिखा है बस, और बस के माध्यम से आप क्या करते हो? परिवहन करते हो ना परिवहन। ठीक है, तो इसमें अपन इसमें किसका परिवहन करेंगे? शुक्राणुओं का। किसका करेंगे अपन इसमें परिवहन? शुक्राणुओं का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मानव गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है वो कि मानव गर्भाशय की सामान्य अवधि कितनी होती है। पहला है 28 वीक, दूसरा है 32 वीक, तीसरा है 36 वीक, चौथा है 40 वीक। तो सामान्य अवधि कितनी होती है? 40 वीक। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जो गर्भ अवस्था का जो सामान्य टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है। और अगर न्यूनतम पूछ ले आपसे कि न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम आपका कितना होता है? 180 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्त्राव करता है? क्या? कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्त्राव करता है? पहला ऑप्शन है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो आपको बताया था मैंने कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया कर इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको जिस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए है तो आप मेरे को उसका कमेंट में टॉपिक का नाम बता सकते हैं। मैं आपको उसको ट्रिक्स के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखो नहीं है तो मतलब आपको क्या इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो हिस्से होते हैं उसके प्रजनन तंत्र में, अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो पहला है इसमें गर्भाशय। तो देखो गर्भाशय तो होता है। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब भी होता है। तीसरा है वॉश डिफेंस। तो मैंने आपको क्या बताया? वॉश डिफेंस मतलब बस बताया था मैंने। और बस किस में होती है भैया? मेल में होती है। तो देखो ये तो होगा नहीं। बस अंडाशय तो अपन का होता है, तो आपने लगा दिया। इसका क्या होगा? बस डिफेंस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र की अवधि आमतौर पर कितने दिनों की होती है? मतलब इसमें टाइम पूछ रहा है कि कितने दिन की मासिक धर्म चक्र की अवधि होती है। कितने चक्र को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। थोड़ा आपको पुराना भी रिकॉल करते जाना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है 5 दिन की होती है, दूसरा है 7 दिन की होती है, तीसरा है 10 दिन की होती है, चौथा है 15 दिन की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आमतौर पर कितने दिन की होती है? 5 दिन की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में गर्भधारण के दौरान भ्रूण किस सप्ताह में पूरी तरह मानव आकृति ले लेता है? मतलब ये बोला है कि जो भ्रूण होता है वो ऐसा कौन सा वीक है कि जिसमें वो जो मानव की आकृति है वो पूर्ण रूप से वो ग्रहण कर लेता है। पहला है 2nd वीक में, दूसरा है 4th वीक में, तीसरा है 8th वीक में 8वें सप्ताह में, और चौथा क्या है? 12वें सप्ताह में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वें सप्ताह। मतलब जो 8th वीक होता है उसमें क्या होता है? भ्रूण पूरी तरह से जो मानव की आकृति है उसको वो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में डिंब उत्सर्जन के बाद अंडाशय में बचा हुआ कूप मतलब फॉलिकल किस संरचना में बदल जाता है? ये थोड़ा सा कठिन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है क्योंकि जिसका एग्ज़ाम लास्ट अप्रैल में है तो उनके लिए शायद एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड हो सकता है ना, तो आपको देखना है। पहला है एपिडिडाइमिस, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है पीला कर्ण, चौथा है एंडोमीट्रियम, है ना।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिंब उत्सर्जन के बाद जो अंडाशय का बचा हुआ भाग कूप होता है वो किस में बदल जाता है, वो आपका किस में बदल जाता है, पीला कण में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण डिंब उत्सर्जन से पहले आता है? मतलब जो डिंब उत्सर्जन होता है उसके पहले कौन सा चरण आता है? 4 चरण होते हैं, है ना, तो उसके पहले कौन सा चरण आता है डिंब उत्सर्जन के पहले? पहला है इसमें मासिक धर्म चरण, दूसरा है आपका कूपिक चरण, तीसरा है ल्यूटियल चरण, चौथा है निषेचन का चरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिंब उत्सर्जन के पहले कौन सा चरण आता है आपका? फॉलिक्यूलर फेज, मतलब कूपिक चरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या होता है? पहला है गर्भाशय ग्रीवा की क्षति, दूसरा है डिंबवाही नलिका का अवरोध होना, तीसरा है एंड्रोमीट्रियम की परत का गिरना। और ये कौन सी परत होती है? ये गर्भाशय की, जो गर्भाशय होता है उसकी क्या होती है? सबसे अंदर की परत होती है। कौन सी होती है? सबसे अंदर की क्या होती है? परत होती है। ठीक है, चलिए चौथा है अपरा का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मासिक धर्म के दौरान जो रक्त का स्राव होता है वो किस कारण होता है? एंड्रोमीट्रियम की परत का गिरना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाएं किस तापमान पर सबसे अच्छे से विकसित होती हैं? क्या पूछा? सबसे अच्छे से विकसित होती हैं किस तापमान पर? तो पहला है शरीर के सामान्य तापमान, मतलब शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा है शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री कम, मतलब 35 डिग्री पर। तीसरा है शरीर के तापमान से 5 डिग्री अधिक, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस पर कि 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि शरीर के तापमान से कम 1-2 डिग्री कम पर होता है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये अच्छे विकसित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। शुक्राणु कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वश्रेष्ठ रूप में बनते हैं या सर्वश्रेष्ठ रूप से बनते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कितने डिग्री पर? 35 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। चलिए अगला देखते हैं। शुक्राणु में उपस्थित एंजाइम जो अंडाणु की दीवार को भेदने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो शुक्राणु में कैसा एंजाइम उपस्थित होता है कि जो अंडाणु होता है, जो इसकी ऊपरी जो परत होती है उसको क्या कर देता है? वो उसमें होल कर देता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो शुक्राणु में पाया जाता है? पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है हाइड्रोलाइज, तीसरा है एक्रोसिन, चौथा है एमाइलेज, है ना। तो ये दोनों तो देखो होंगे नहीं, ये दोनों किसके हैं? पाचन के हैं, है ना। अब बचा क्या? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्रोसिन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में एक मासिक धर्म चक्र के दौरान आमतौर पर कितने अंडाणु निकलते हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो कितने अंडे निकलते हैं एक धर्म चक्र के दौरान? ऑप्शन ए 1। जो आपका प्रजनन तंत्र है, इसके बाद हम पाचन तंत्र से संबंधित एमसीक्यूज लाने वाले हैं, तो कृपया कर आप उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की गतिशील भाग कौन सा होता है? जो शुक्राणु होता है उसको जो गतिशील भाग होता है वो कौन सा होता है? शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे सपोज ये शुक्राणु है आपका, तो कितने भाग हुए? ये हो गई उसकी पूंछ, ये बीच का उसका क्या हो गया? मध्य भाग, और ये क्या हो गया? इसका सिर। तो पूछ रहा गतिशील कौन सा होता है? सिर होता है कि मध्य भाग होता है कि पूंछ होती है कि एक्रोसोम होता है? तो गतिशील भाग क्या होता है? पूंछ। और अगर पूछे कि ऊर्जा वाला कौन सा होता है तो मध्य भाग होता है। मध्य भाग कैसा होता है? ऊर्जा वाला। और गतिशील पूछे तो क्या होता है? पूंछ। और इसके जो आगे होता है ना, ये है ना, ये क्या कहलाता है? एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम। चलो अगला देखते हैं।
गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम किस प्रक्रिया के दौरान बाहर निकल जाती है? पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा है डिंबोत्सर्जन, तीसरा है मासिक धर्म, चौथा है प्रत्यारोपण। तो किस प्रक्रिया बाहर निकल जाती है? मेंस्ट्रुएशन में। किसमें? मासिक धर्म चक्र में। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु कितने भागों में विभाजित होता है? मैंने आपको भी बताया था, वो देख लीजिए, वो क्वेश्चन भी आपको आ गया है। पहला है 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, तीसरा है 4 भागों में और चौथा है 5 भागों में। तो कितने भागों में है? 4 भागों में है। मैंने देखिए बताया मैंने 1, 2, 3 और एक मैंने आपको बताया था ये एक्रोसोम वाला, ये 4 है ना। चलिए अब देखते हैं अगला। महिलाओं में अंडाणु उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पहला है स्पर्मेटोजेनिस, दूसरा है ओजेनिसिस, तीसरा है निषेचन, चौथा है गर्भधारण। तो अगर स्पर्म पूछेगा कि स्पर्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, स्पर्मेटोजेनिस। अगर लेकिन अंडाणु पूछा है तो अंडाणु का क्या हो जाएगा? ओजेनिसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओजेनिसिस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा हार्मोन संकुचन को प्रेरित करता है? पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन, चौथा है थायरॉक्सिन। तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन होगा ये होता है मेल में, तो ये तो देखो होगा नहीं। दूसरा थायरॉक्सिन, तो एक जो थायराइड ग्रंथि होती है वो इसका स्त्रावण करती है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा एस्ट्रोजन और ऑक्सी। तो एस्ट्रोजन भी नहीं होता, ये एस्ट्रोजन जो होता है वो मेल में होता है, तो सॉरी फीमेल में ही होता है। और इसका क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? मतलब कौन सा आपको ग्रहण करना चाहिए? पहला है कैल्शियम, दूसरा जिंक, तीसरा है सोडियम, चौथा है क्लोरीन। तो क्या ग्रहण करना चाहिए आपको? जिंक। ऑप्शन बी क्या? जिंक। जिंक से क्या होता है? जो शुक्राणु उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। क्या? जिंक। चलिए अगला देखते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र कितने चरणों में विभाजित होता है? पहला है 2 चरणों में, दूसरा है 3 चरणों में, तीसरा है 4 चरणों में और चौथा ऑप्शन क्या है? 5 चरणों में। तो मैंने आपको बताया था कि कितने चरणों में होता है, ये आपके 4 चरणों में होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 स्टेज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय की दीवार से चिपकता है ना? पहला है जाइकोट, तीसरा है मोरुला, तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट और चौथा है भ्रूण। तो कौन सी अवस्था होती है भ्रूण की जिसमें वो गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाए? जैसे गर्भाशय की दीवार से पूछी है तो इससे वो चिपक जाएगा। तो ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा है? ब्लास्टोसिस्ट। तो इसी के साथ जो आपके प्रजनन के MCQs थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद आपके लिए हम पाचन की वीडियो लेके आएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए तो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।